अ, अभी तक हम एक इमेज के कॉन्टेक्स्ट में बातें करते रहे हैं जितनी भी है, तो आज देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम एक से ज़्यादा इमेजेस मतलब वीडियोस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लो का बेसिकली आइडिया है क्या कि हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास ना एक वीडियो है और उसके अंदर दो मेरे पास कंसेक्टिव फ्रेम हैं, ठीक है, दो फ्रेम है एक ही वीडियो के। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट इस पहले इमेज के अंदर यहाँ करके है, दूसरी इमेज के अंदर फॉर इंस्टेंस वो यहाँ करके चला गया। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसकी इस जगह से देखें, ये यहाँ पे कहीं करके था ना, ये इमेज पहले इमेज के अंदर यहाँ पे कहीं था, तो ये दूसरे इमेज के अंदर यहाँ पे चला गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कि जैसे हम एक इमेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरे इमेज के अंदर वो यहाँ चला गया, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट उसने यहाँ से तय किया, तो इसे हम फाइंड करना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है। और इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है जिसका जिक्र इंशाल्लाह मैं क्लास के एंड पे करूँगा, ठीक है। कि इसको यूज़ करके जस्ट एक छोटी सी मिसाल जिस पे मेरी बेसिकली मेरी रिसर्च भी थी कि मैं इमेज को अलाइन करना चाहूँ, तो मुझे देखें जैसे मुझे पता चल जाए कि ये पहले इमेज के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दूसरे अंदर यहाँ पे है, और मुझे ये इस डिस्प्लेसमेंट का पता है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके ना इस ऑब्जेक्ट को वार्प कर सकता हूँ। कहाँ पे? इस पोजीशन पे दोबारा। मतलब क्या, मैं दो इमेज को अलाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लो आइडिया क्या है बेसिकली कि एक इमेज के अंदर जैसे हम दूसरे इमेज के उसके अंदर उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो कितने पिक्सल मूव हुआ है, किस किस डायरेक्शन के अंदर, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। किससे के साथ फाइंड करना है? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे मोर और लेस वैसी ही चीज़ें हैं जैसे हमने कॉर्नर डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में की थी। तो कैसे करके अभी हम उसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं, लेकिन हम इस कोर्स क्लास के अंदर ना बेसिकली दो एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। एक लुकस कनाडे, ये क्लासिकल कंप्यूटर विजन की अप्रोच है जिसको यूज़ करके कैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और दूसरा आज की दुनिया के अंदर डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोच ना, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लो नेट एग्जाम्पल ना, फ्लो नेट की एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि डीप लर्निंग अप्रोच को कैसे लोग यूज़ करते हैं और किस तरह से वो ऑप्टिकल फ्लो को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ना मैंने एक और 2000 आई थिंक 18 का पेपर था, वो लाइट फ्लो के नाम से, लाइट नेट के नाम से, आई थिंक लाइट नेट है या लाइट फ्लो के नाम से ना, एक नेटवर्क था जिसे लोगों ने यूज़ किया और इस नेटवर्क को बेसिकली मैंने अपने काम के अंदर यूज़ किया था इमेज को अलाइन करने के लिए, ठीक है। और किस तरह से करके मैं अभी इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल आपको दूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली दो एल्गोरिदम का हमने डिस्कस करना है। एक लुकस कनाडे एल्गोरिदम क्या है जिसको यूज़ करके हम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा डीप लर्निंग अप्रोच, उसको यूज़ करके कैसे लोग ऑप्टिकल फ्लो को फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा बड़ी ही एक बेसिक एग्जांपल ज़रा देख लें। देखें, मेरे पास दो इमेजेस हैं, दो कंसेक्टिव फ्रेम हैं एक ही सीन के, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और हम चाह क्या रहे हैं कि इसके अंदर ना जस्ट ये डिस्प्लेसमेंट देख लें ठीक है। तो जस्ट अगर आप दोनों इमेजेस के दरमियान सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना चाहें, चेंज देखना चाहें, ठीक है, तो जस्ट आप क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दें दोनों इमेजेस की। जहां इंटेंसिटी वेरिएशन होगी ना, वहां एक हाई वैल्यू आएगी, जहां इंटेंसिटी सेम रहेगी वहां ब्लैक वैल्यू आएगी। जैसे देखें, सिंपल सब्ट्रैक्शन के साथ हम कैसे चेंज को या मोशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ मोशन ना, जिसे जिसे हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो बाय यूजिंग जस्ट सब्ट्रैक्शन हम कैसे जो है मोशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ मोशन है, लेकिन ये बड़ा ही बेसिक सा आइडिया है। हम तो चाह रहे हैं एग्जैक्ट हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता चले, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, तो वो हम देखना चाह रहे हैं। तो बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करके, अब जरा हम उसकी बात करने लगे। देखिए जी, मेरे पास एक ही सीन के दो इमेजेस हैं, जरा देखिएगा, एक इमेज ये है और दूसरा सीक्वेंस के अंदर इमेज ये है। आप ऐसे समझें, आप ये सीन तो स्टैटिक है ना, आप समझे आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, आपने इसकी इमेज लिया, इस सीन का इमेज कैप्चर किया,
ये पहला इमेज है और ये दूसरा इमेज है। समझ आ रही बात? तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं ना ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करूँ। क्या फाइंड करूँ, कैसे करके? जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ, ये ना जो आज की स्लाइड ज़्यादा मैं शो करूँगा डॉक्टर रवाद की भी कुछ है, और एक और डॉक्टर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर हैं, उनका नाम है श्री नयार, डॉक्टर नयार कह देता हूँ, ठीक है। मोस्टली उनकी वीडियोस थी तो उनसे मैंने ये इमेजेस क्रॉप किया, मुझे लगा कि ये बेहतर एक्सप्लेनेशन है तो मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डॉक्टर नयार हैं, तो इनकी स्लाइड अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपने दो इमेज मैंने आपको दिखाए, तो हम क्या क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला पैच, उसके अंदर मैं ये देखना चाहूँ जैसे ही मैं उस सीन के अंदर लेफ्ट साइड पे मूव हुआ हूँ तो कितना चेंज आया। ये बात समझ आ रही है? ये देखें ज़रा दोबारा से इस वाले इमेज को। ये पहला इमेज है जिसे एक जगह पे मैंने कैप्चर किया, मैं थोड़ा सा यहाँ से राइट मूव किया, जैसे ही मैं राइट मूव किया तो ये इमेज ऐसे करके आया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ इस वाले रीजन का ना, यहाँ कहीं इस वाले रीजन का मैं ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करूँ। कैसे करके? अब जैसे यहाँ पे आपको शो किया, ठीक है। ये बात समझ आ रही कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं इस जगह से इससे पर मूव हुआ तो कितना वेक्टर, कितना हम यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर मूव हुए हैं। यानी कि इस इमेज के अंदर ये वाला जो पैच था यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मुझे ये फाइंड करना है। वो कैसे करके है? जैसे यहाँ पे आपको शो किया है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ आई है कि एक ही रीजन के अंदर जस्ट एक पिक्सल की बात हम कर रहे हैं, एक पिक्सल, ये जस्ट फोकस किया हमने एक पैच का। अभी एक पैच के अंदर जस्ट एक पिक्सल की बात की है कि पहले इमेज के अंदर पिक्सल यहाँ पे थी और वही स्पेसिफिक पिक्सल, वही स्पेसिफिक इंटेंसिटी वैल्यू दूसरे इमेज के अंदर कहाँ चलेगी? एक पिक्सल का पैटर्न था जो यहाँ पे था, जिसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 थी, दूसरे इमेज के अंदर वही वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ ब्राइटनेस पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा हम इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं। देखिए जी, ये दो मेरे पास फ्रेम है, जिससे मैंने पहले फ्रेम को कैप्चर किया है एट टाइम टी, दूसरे इमेज को मैंने कैप्चर किया है एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। अब हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस एक रीजन को फोकस करने लगे, हम जस्ट एक रीजन को भी फोकस करने लगे हैं, और उस एक रीजन के अंदर भी जस्ट एक पॉइंट को फोकस करने लगे हैं। जैसे इसके फुट को ना, जैसे यहाँ पे इसका फुट नजर आ रहा है, इस बर्ड का फुट नजर आ रहा है आपको यहाँ, जैसे यहाँ पे है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि दूसरे इमेज के अंदर ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इसके अंदर कितनी चेंज आई है, उस चेंज को मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं। इस चेंज को हमने क्या कहा? ये जैसे डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टली कितना मूव हुए और डेल्टा वाई वर्टिकली कितना मूव हुए। वेक्टर है ना, वेक्टर के साथ दो चीजें हैं, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हमने कर ली, तो उसके अंदर बेसिकली क्या चीजें हैं? देखा जरा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ऐसे कहता हूँ डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर चेंज आई किस हिसाब से? टाइम के रिस्पेक्टिव में। टाइम से मुराद क्या? दूसरा फ्रेम। और डेल्टा वाई विद रिस्पेक्ट टू डी, डेल्टा टी के दूसरे फ्रेम के अंदर वाई डायरेक्शन के अंदर कितनी चेंज आई, इसको बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आवर ऑप्टिकल फ्लो। ज़हन में रखिएगा, इसको मैंने यू भी कह दिया, ऐसे मैंने क्या कह दिया? वी कह दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम यू और वी के साथ शो करेंगे। अच्छा जी, अब जरा मजीद आगे चलते हैं। अच्छा जी, देखें जरा जी, आपको देखें वो तकरीबन आपको चीज़ें नजर आएंगी जो कॉर्नर एक्शन के साथ हमने मामला किया था। हमने कहा था एक पिक्सल है और उसका एक हमने पैच बना लिया था, हमने कहा उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट और पैचेस है ना, उनके साथ हमने उसकी डिसिमिलैरिटी फाइंड करनी और देखना किस डायरेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। याद आ रही? तकरीबन वैसी ही बातें आप देखेंगे, फॉर्मुलेशन ऐसे ही कुछ बनने लगी है। अब देखें जी, मैंने क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले ऑप्टिकल फ्लो कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास दो, मेरे पास ये पिक्सल इंटेंसिटी है और ये पिक्सल इंटेंसिटी है,
हम अस्यूम करते हैं कि ये जो मूवमेंट है ना एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान, ये एक तो बहुत थोड़ी सी, ठीक है, और दूसरा हम अस्यूम, पहली बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना प्लीज, पहली assumption कि जो ब्राइटनेस है ना हम अस्यूम करते हैं दोनों फ्रेम के दरमियान इस पॉइंट की सेम है। यानी कि ये फ्रेम, ये पॉइंट यहां पे था ना, ये पॉइंट यहां पे था ना, अब दूसरे फ्रेम के अंदर ये पॉइंट कहां चला गया, यहां पे चला गया। पहले फ्रेम के अंदर ये पॉइंट यहां पे था, दूसरे फ्रेम के अंदर यहां चला गया। हम ये अस्यूम करने लगे हैं कि जो ब्राइटनेस वैल्यू है ना, इंटेंसिटी वैल्यू है ना, दोनों फ्रेम के अंदर सेम है। ऑल्दो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी कि एक फ्रेम के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू और है, दूसरे के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू और है। पहले फ्रेम के अंदर लाइट बहुत ज़्यादा थी, दूसरे के अंदर एकदम से लाइट चली गई, वो तो नज़र नहीं आई या कम हो गई, शेडो आ गया, या कोई बंदा उस ऑब्जेक्ट के आगे आ गया तो वो हमें नज़र ही नहीं आया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हम फॉर सिंपलिसिटी ना हम अस्यूम करने लगे हैं, और ये बड़ी एक मुनासिब सी जो है अजम्पशन है कि दो फ्रेम के दरमियान जो है वो इंटेंसिटी वैल्यू सेम है उस पिक्सल के लिए, जैसे आपको यहाँ पे शो किया हमने। अच्छा जी, अब यानी कि जैसे इस अजम्पशन के बारे में हवाले से बताया गया है कि इंटेंसिटी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू इस वैल्यू की क्या है, बराबर। दोबारा से इस बात को देखिए, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए रो वैल्यू क्या है और कॉलम वैल्यू क्या है, ऐसे ही है ना, हाइट एंड विड्थ उस लोकेशन का पता होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पे एडिशनल एक और बात डाल दी हमने, क्योंकि अब हम टाइम के साथ चलने लगे। क्या मतलब, मल्टीपल फ्रेम्स की बात करने लगे। ये मेरा पहला फ्रेम था, ये टाइम टी पे हमने लिया, इस वजह से हमने बताया कि टाइम पहला फ्रेम फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर एक्स वाई लोकेशन पे इंटेंसिटी वैल्यू क्या है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन, बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स, मैं इस लोकेशन पे इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अच्छा, इसी तरह से अब मैं कहता हूं कि दूसरी इमेज के अंदर इसी पिक्सल पोजीशन पे, इसी पॉइंट पे, यानी कि ये वाला पॉइंट दूसरे पोजीशन इमेज के अंदर कहां चला गया, इस लोकेशन पे चला गया। अब मैं कहता हूं इसकी इंटेंसिटी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करूंगा, जस्ट आप क्या करें कि कितनी एक्स प्लस वाई, वैसा ऐसे ही सेम, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आप इतना देखिए जरा, आप इतना एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव हुए हैं, और आप इतना, जिसे हमने यहां पे शो किया डेल्टा एक्स, और आप इतना वाई डायरेक्शन के अंदर मूव हुए हैं, जिसे हमने शो किया कितना, डेल्टा वाई के साथ। सही है, और चेंज कितना आया, टी प्लस डेल्टा टी। तो ये समझ लीजिए, जस्ट मैं इसे वन भी कर सकता हूं कि दूसरा फ्रेम, टी पहला फ्रेम था, टी प्लस वन दूसरा फ्रेम, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। तो ये मेरी दूसरी, यानी कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी वैल्यू दूसरे इमेज के अंदर मैं देखना चाहूं तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन मैं फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। इमेज इज अ फंक्शन, जस्ट उसे मैं 3 पैरामीटर पास करूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इंटेंसिटी वैल्यू मिल जाएगी। सही है, ये बात समझ आ रही है। अब हमने यहां पे अजम्पशन ले लिया पहले, वो कौन सी वाली, कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी वैल्यू इस वाले फ्रेम के अंदर और पहले वाले फ्रेम के अंदर, दोनों के अंदर हम अस्यूम करते हैं सेम है। सेम है तो मैं इक्वालिटी इक्वेशन यूज कर लूं, यानी कि दिस इंटेंसिटी वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। हाँ जी, इससे कोई इश्यू तो नहीं है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं बात लग रही। अच्छा, अब देखें जरा, इसी बात को हम फर्दर आगे मूव करते हैं दूसरी assumption कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बहुत ही छोटी है। क्या मतलब कि कम नंबर ऑफ पिक्सल से ना हम, ये देखें ऐसे ही है, कुछ 5 पिक्सल समझ ले इधर आए हैं, कुछ 6 पिक्सल हम ऊपर मूव हुए हैं, ठीक है, यानी ओवरऑल ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत थोड़ी है, ये भी हम अज्यूम करते हैं, ये दूसरी assumption है, ठीक है। यानी कि जो चेंज है, और ये बड़ी नेचुरल सी assumption है कि एक फ्रेम के अंदर और दूसरे फ्रेम के अंदर अगर आप चेंज देखना चाहें ना जनरली किसी भी वीडियो के अंदर, तो बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। ये दोनों assumption समझ आ गई आपको। इन दोनों assumption के बाद अब बड़ी तवज्जो से आपने प्लीज देखनी है। अब देखें जरा, हम दूसरी assumption की वजह से कि चेंज बड़ी थोड़ी सी है, हम ना किसी भी फंक्शन को ना अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। कैसे करके, जिसके अंदर ये शो किया हो, एक फंक्शन है fx, मैं उससे अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा हूं, ये फंक्शन है fx प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बहुत ही थोड़ा है, बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिएगा। तो हम टेलर सीरीज को अप्लाई करके इस वाले फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू fx कर सकते हैं, जैसे आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इसको हमने पहले भी यूज किया था, याद है, कॉर्नर सेक्शन के इसके अंदर भी यूज किया था। और क्या है टेलर सीरीज,
कि एफ एक्स देखें मैंने दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स एंड हायर डिग्री जो है वो टर्म्स हैं डेरिवेटिव्स की हम यूज कर सकते हैं एंड अप टू जितनी नंबर ऑफ डिग्री तक आप एन नंबर ऑफ डिग्री तक लेके जाएं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये पहले मैंने लिखी हुई थी, अब मैं जस्ट इसी फॉर्मुलेशन को यूज करने लगा हूं क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, डेल्टा बहुत छोटा है ना, तो जो हायर ऑर्डर डिग्री पोलिनोमियल टर्म है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर लूंगा तो वो और छोटी हो जाएंगी, ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना? अच्छा, इस वाली टर्म को मैं इग्नोर कर दूं तो बाकी सारे जीरो। अब देखिए इसी फॉर्मुलेशन को हमने यूज किया किस वाले, पिछली वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है उसके साथ। क्या मतलब, मैं इस वाले फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने लगा हूं, इसको मैं कहता हूं दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई कामा टी। ठीक है, प्लस अब मैं जस्ट लीनियर जो इक्वेशन है ना इसके साथ लिखूंगा। वो कैसे करके, जैसे यहां पे लिखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव यहां पे सिर्फ एक्स था, ठीक है, डेल्टा एक्स था, तो यहां पे बेसिकली डेल्टा एक्स भी है, डेल्टा वाई भी है और डेल्टा टी भी है। तो इसका मतलब है मुझे तीनों टर्म के साथ डेरिवेटिव को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, डेल्टा वाई के साथ और डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है, यानी इसी फॉर्मुलेशन को हमने तीन, यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल था, यहाँ पे तीन इनपुट वेरिएबल है, तो उसको उसके मुताबिक हमने इसे लिख लिया और मैंने हायर डिग्री पॉलिनोमियल टर्म को इग्नोर कर दिया क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर लूंगा या उससे बड़ी वैल्यू लूंगा तो वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ आई? तो ये हमने इसको, इस वाले फार्मूले को, इस वाली फॉर्मुलेशन को इस वाली फॉर्मुलेशन के साथ जो है वो हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है दिस वन। अब अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो इससे मुझे पिछली वाली जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। वो कैसे करके देखिए जी, अब हमने वही फॉर्मुलेशन को ऐसे करके लिख लिया, आई के साथ लिख लिया, एफ एक्स लिखा था यहाँ पे आई लिख लिया हमने, आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इस फॉर्मुलेशन में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, एफ की जगह पे आई आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट यहां पे हमने क्या कर लिया, जस्ट अगेन वही फॉर्मेशन आपको दिखाई है। आप जरा अगली स्लाइड पे आ जाए, ये देखें, ये मेरी पहली क्वेश्चन हमारी जिसके अंदर हमने कहा था ब्राइटनेस, पहली एजम्पशन जो हमारी थी जिसका अस्यूम किया था ब्राइटनेस जो है वो सेम है दोनों इमेजेस के अंदर, उस पिक्सल की, उस पॉइंट की। अच्छा जी, दूसरी क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ जस्ट आपको इस वाली फॉर्मुलेशन को अप्रोक्सीमेट करके जो पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया वही दिखा दिया आपको। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या किया है, नेक्स्ट आगे क्या किया हमने कि इक्वेशन 2 में से ना इक्वेशन 1 को अगर हम निकाल दें तो फिर क्या होगा जी, शाबाश, जस्ट सब्ट्रैक्शन, यानी कि इस टर्म को ऊपर लिखें, इसे नीचे करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ये टर्म इसके साथ कट गई, ये टर्म इसके साथ कट गई, बाकी क्या बचा जी, दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एग्री करते हैं? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, डेल्टा टी के साथ, और डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, नियरली इक्वल टू 0 है, जस्ट टाइम बिटवीन टू फ्रेम्स, बहुत ही छोटे टर्म है, तो उसे मैं डिवाइड कर दूं। ठीक है, जैसे डेल्टा टी डिवाइड किया, डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म क्या थी, इसको हमने क्या कहा था पिछली स्लाइड के अंदर, शो किया था आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर, दिस इज इक्वल टू यू एंड दिस इज इक्वल टू वी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन क्या कहलाती है, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड द ऑप्टिकल फ्लो कंस्ट्रेंट क्वेश्चन, जैसे कंस्ट्रेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट किस कॉन्टेक्स्ट में जी, कंस्ट्रेंट ये है कि ब्राइटनेस सेम होगी, ये है कंस्ट्रेंट जो हमने ऐड की है। ठीक है, और दूसरी असम्पशन हमने क्या कंसिडर की है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, यानी कि चेंज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बहुत छोटा है, यानी कि यू एंड वी जो है ना, या यू वेक्टर जो है बहुत ही छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटी है बिटवीन टू इमेजेस, या ऑप्टिकल फ्लो बहुत ही छोटा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस वाली इक्वेशन को यूज करके हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, यू और
V को फाइंड करना है, यही मैं ऑप्टिकल फ्लो देगा ना, ठीक है, इसे हमने कंप्यूट करना है। तो वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, अब जरा वो देख लेते हैं। बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। देखिए ये मेरे पास एक इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन कितनी है, एक। वे अननोन कितने हैं, दो। वो कौन सा है, एक u और दूसरा v। देखिए ना आई एक्स आई वाई और आई टी तो हमें फाइंड है, मालूम है ना, किसी भी इमेज के अंदर मैं आई एक्स फाइंड कर सकता हूँ, किसी भी इमेज के अंदर मैं जो है वो आई वाई फाइंड कर सकता हूँ और इस तरह से आई टी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, देखने वाली बात इंटरेस्टिंग जी। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये स्ट्रेट लाइन की तरह की चीज नहीं है, क्या ख्याल है। अगर मैं ये कहूँ ये मेरा y है, या जिसे मैंने v के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये मैं कहता हूँ u है जी, तो इससे मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ना स्ट्रेट लाइन क्या क्या होती है, y इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन की लिखते हैं ना, लाइन की क्वेश्चन यही है ना। अब मैं इसको लाइन की क्वेश्चन में आ सकता हूँ कि नहीं जी। जैसे मैं कहूँ, ये देखें क्वेश्चन है हमारे पास i, ये है क्वेश्चन, इसको v हमने y कह दिया, इसे मैं ऐसे करके लिख दूं, इज इक्वल टू माइनस आई एक्स यू माइनस आई टी। इसको मैं v कह देता हूं, इसे आई वाई से डिवाइड कर देते हैं, आई एक्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय आई वाई इंटू यू माइनस आई टी डिवाइडेड बाय आई वाई, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज जस्ट लाइक अ एम स्लोप, और स्लोप भी कौन सी है, नेगेटिव, इस वजह से लाइन इस तरह है ना, यानी कि x बढ़ रहा है लेकिन चेंज इन जो y है वो कम हो रही है ना, इस वजह से स्लोप नेगेटिव है, सही है, ये स्लोप नेगेटिव है, इस वजह से स्लोप नेगेटिव आई है। अच्छा इसी तरह से ये क्या चीज है, ये टर्म क्या हुई, ये हमारा c हो गया माइनस के साथ, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन ही है। तो अब जरा देखिएगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, अब मैं, ये मेरी लाइन इक्वेशन है, अब मैं इसके अंदर मल्टीपल u एंड v को फाइंड करके ना, मतलब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी u एंड v की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो एक वैलिड वैल्यू है, वैलिड ऑप्टिकल फ्लो है बेसिकली। तो वो कितने हैं जी बताएं, कितनी u एंड v की वैल्यूज हैं इस लाइन के ऊपर, जी साहब बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी, ऐसे है कि नहीं। ये भी u एंड v की वैल्यू है जो अगर मैं इसके इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, सही है, यानी कि मल्टीपल इक्वेशन वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यानी हमारे पास इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेशन है, ये इक्वेशन है, तो इसे हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बड़ी तो इस बात को पहले देखने एक दफा देखिए, इसके साथ ना मैं ऑप्टिकल फ्लो के साथ, ये जस्ट लाइक अ वेक्टर है ना मेरे पास, मैं इस वेक्टर को ना 2 कंपोनेंट के अंदर ना देख सकता हूं, एक कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और मजे की बात क्या है कि इसका ये जो वर्टिकल नॉर्मल कंपोनेंट है ना, इसे मैं फाइंड कर सकता हूं, लेकिन ये वाला जो पैरेलल कंपोनेंट है उसे मैं फाइंड नहीं कर सकता। देखिए अभी तक जितनी बातें मैंने की है ना, प्रॉब्लम एक ही थी हमारे पास, वो क्या, हमारे पास हमें 2 वेरिएबल फाइंड करने हैं और एक इक्वेशन है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। अब फर्दर मैं उसको ना एक और अंदाज से आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वो लोग इसे डिस्कस कर रहे होते हैं और इसके एक खास कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेरा दिल है कि मैं वो वाली बात आपको जरूर हाईलाइट करूँ यहाँ पे। अच्छा जरा देखिएगा इस बात को, यानी कि यहाँ हम ये वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा ऑप्टिकल फ्लो वाला वेक्टर है जिसके 2 कंपोनेंट है, एक एन यू एन और दूसरा कौन सा यू पी। ये मैं फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग सम फॉर्मुलेशन, वो क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन ये मैं फाइंड नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास मैं किसी लाइन के ऊपर ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना चाहूं तो मैं जस्ट उसका नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूं, मैं उसका पैरेलल कंपोनेंट फाइंड नहीं कर सकता,
ठीक है, ये मैं बात क्या कह रहा हूँ बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को देखना। अभी मैं आपको एक फॉर्मेशन दिखा, अभी उस फॉर्मेशन को हम डिस्कस नहीं करते, ये जस्ट लाइक मैंने यूनिट फैक्टर फाइंड कर लिया, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास नॉर्मल वेक्टर की फॉर्मुलेशन आ जाएगी। ये कैसे है, अभी इसको डिस्कस नहीं हम करते। जस्ट जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो मैं अभी उसे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ पहले, बड़ी तवज्जो से प्लीज। इसका क्या मतलब है, यहां मैंने ये आपको बताया है कि ये कंपोनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। क्या मतलब, किसी भी लाइन के ऊपर ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना हो ना आपने, तो आप एग्जैक्ट ऑप्टिकल फ्लो नहीं फाइंड कर सकते। बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं इस बात को दोबारा हाईलाइट करना, किसी भी फ्लैट रीजन पे जहां इंटेंसिटी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वहां भी ऑप्टिकल फ्लो फाइंड आप नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी एज के ऊपर भी आप ऑप्टिकल फ्लो फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्ट, हाँ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस के अंदर हमने नॉर्मल फ्लो तो फाइंड कर लिया, लेकिन पैरेलल फ्लो जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते। क्या मतलब, इसके दो कंपोनेंट थे ना, इसका ये वाला कंपोनेंट फाइंड कर लिया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट फाइंड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फिर किस वाले रीजन का हम जो है ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करेंगे, जो जस्ट लाइक अ कॉर्नर होगा। क्या मतलब, जिसके हर तरफ ही चेंज होगी, यानी कि ऐसा टेक्सचर, यानी कि किसी फ्लैट रीजन पे नहीं, किसी टेक्सचर रीजन पे ना, जहां इंटेंसिटी वैल्यू डिफरेंट तरह की है नेबरहुड के अंदर, वहां हम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं। ये मैं बात क्या कह रहा हूं, अभी यहाँ इसको दोबारा से हाईलाइट करने लगा हूं। ये क्या चीज है, देखें जरा दोबारा से इस बात को प्लीज, इसी बात को मैं दोबारा एक और अंदाज से बताने लगा। देखिए जी, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसे दूसरे फ्रेम के अंदर ना ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस हो गया इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब यह है एक्चुअल मोशन जो है ना, मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की और इस पॉइंट की आपस में डिस्प्ले, यहां से इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूं ऑप्टिकल फ्लो ना, तो एक्चुअल मोशन कितनी हुई है, कैसे हुई है, जैसे आपको यहां पे नजर आ रही है, ये है यू एंड वी, ये है ऑप्टिकल फ्लो बेसिकली। लेकिन हमने क्या देखा है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने छोटे से पैच के अंदर उसे ऑप्टिकल फ्लो फाइंड किया। याद है शुरू में जो हम आपको दिखाया इमेज, उसके अंदर हम छोटे से रीजन को देखा, और छोटे से रीजन के अंदर भी हमने एक पॉइंट को फिक्स किया। तो ये बेसिकली पूरे इमेज को आपको दिखाया जा रहा है। देखें, जब जो भी अभी फॉर्मुलेशन आपको मैंने शो की है ना, वो एक छोटे से रीजन की फॉर्मुलेशन थी, जिसके अंदर हमने एक इंटेंसिटी वैल्यू एक पॉइंट पे, एक पॉइंट का एक इमेज के अंदर उसी पॉइंट का दूसरी इमेज के अंदर कहाँ गया है, उसकी उनके दोनों को कंपेयर करके हमने ऑप्टिकल फ्लो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन जो उसे ड्राइव किया था। क्या मतलब, हम लोकल रीजन के अंदर देख रहे थे, बहुत छोटे रीजन के अंदर देख रहे थे, लेकिन एक इमेज के अंदर, मतलब दो इमेजेस हैं, तो दोनों इमेजेस के अंदर जिनके दरमियान हम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उन एक इमेज के अंदर या दो कंसेक्टिव इमेजेस के अंदर बेतहाशा इमेज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना। कोई ऑब्जेक्ट इस एक डायरेक्शन के अंदर मूव करे, कोई दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन हम किस रीजन पे देख रहे हैं, हम बड़े ही छोटे रीजन के अंदर देख रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिकल फ्लो। और हमने जस्ट एक रीजन के अंदर देखा, और पहले एक ऑब्जेक्ट पे फोकस किया, एक छोटे से रीजन पे फोकस किया, और उसके बाद एक पॉइंट पे फोकस किया। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या दिखा रहा हूं आपको, पूरा इमेज दिखा रहा हूं, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल फ्लो है वो इस तरफ है। लेकिन आप जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, हम कैसे करके देख रहे हैं, हम तो एक बड़े ही छोटे से रीजन के अंदर देख रहे हैं ना, जो भी फॉर्मुलेशन हमने इस्तेमाल की वो तो बड़े छोटे रीजन के अंदर देखी है। अब जब आप छोटे रीजन के अंदर इसी मोशन को देखेंगे, वो आपको कैसे नजर आएगी, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। ये पहला वही ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने लाइन पहले आपको दिखाई है, ये वाली, ये समझे छोटे से रीजन के साथ दिखा रहा हूं, अपर्चर, छोटे से अपर्चर के अंदर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, आप देखें वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगा। जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया, तो आपको मोशन कैसी नजर आई, जरा देखिएगा बड़ी तवज्जो से, आपको मोशन कैसी नजर आई है, आपको मोशन से इस तरफ नजर आई, लेकिन एक्चुअल मोशन कैसी थी, ये वाली थी। इसका मतलब क्या है, लाइन के ऊपर जो मोशन है ना, आप सही ऑप्टिकल फ्लो फाइंड नहीं कर सकते, आप जस्ट उसका नॉर्मल फ्लो जो है ना वो कंप्यूट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली अपर्चर प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज ऑफ अपर्चर प्रॉब्लम आप लाइन के ऊपर जो है ना कभी भी सही ऑप्टिकल फ्लो फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लो कहां पे फाइंड करेंगे, ऐसे रीजन के अंदर जिसके अंदर बड़ा सारा टेक्सचर है। वो कैसे करके मैं अभी आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इस बात को ध्यान में रखना आपने कि ऑप्टिकल फ्लो के साथ अपर्चर प्रॉब्लम जो है ना वो रिलेट कर रही होती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, जैसे यहां पे लिखा है वी ओनली डिटरमाइन द नॉर्मल फ्लो, ठीक है।
अच्छा दोबारा से इसी क्वेश्चन पे आ जाएं, वो जहां प्रॉब्लम मैंने रोकी थी ना, दोबारा से इसी प्रॉब्लम पे आ जाएं। प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास दो अननोन है, उसे हम फाइंड करना। तो क्या सोल्यूशन है जी? जी शाबाश, क्या सोल्यूशन है? फाइंड कर सकते हैं हम, यानी कि टू अननोन वन इक्वेशन कर सकते हैं हम फाइंड? यकीनन नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे जी? जी फिर हम यूज करने लगे हैं एडिशनल कंस्ट्रेंट और एक एल्गोरिथम जिसका नाम है लूकस कनाडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक और अजम्पशन ले ली, तीसरी अजम्पशन। याद है कितनी अजम्पशन हमने ली हैं अभी तक? दो ली हैं। एक ब्राइटनेस कंस्ट्रेंट, दूसरी हमने कम चेंज है, ठीक है, जो ऑप्टिकल फ्लो है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, ऑप्टिकल फ्लो वेक्टर जो है वो छोटा है, छोटे रीजन के अंदर देख रहे हैं। और तीसरी आप कंस्ट्रेंट वो देखें, वो क्या है कि आप एक जो पॉइंट आपने फिक्स किया जिस पे आपने ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है, आप अस्यूम करें उसके इर्द गिर्द जो नेबरहुड है वो 3/3 का रीजन है या 5/5 का रीजन है, उन सभी पे जो ऑप्टिकल फ्लो की वैल्यू है ना वो सेम है, ये अस्यूम करें। ये मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि एक इमेज से दूसरी इमेज के अंदर आप जो ऑप्टिकल फ्लो एक पॉइंट का फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो 3/3 का रीजन है, जो टोटल 9 पिक्सल हैं, दूसरे फ्रेम के अंदर वही पॉइंट जो नेबरहुड है जहां पे 9 पिक्सल्स हैं, उन सभी का जो ऑप्टिकल फ्लो है सेम है। उन्होंने ये अस्यूम किया। ऐसा करने से क्या हो गया, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। अभी जो ये वाली इक्वेशन दिखाई है ना आपको, ये एक पॉइंट की थी, ये एक पॉइंट की थी। अब हम आपको अब ये इसी इक्वेशन को अगर मैं जैसे कह रहा हूं 3/3 का रीजन हमने फिक्स कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को 9 जो पॉइंट्स हैं उनके साथ दिखा सकते हैं। ये कैसे करके मैं जरा इसको आसान करके लिखने लगा हूं। देखें जी, ये हमारी इक्वेशंस देखें जरा, ये वाली इक्वेशन है ना, ये एक पॉइंट के लिए थी। अब मैं इसे लिखने लगा हूं किन के लिए, कितने कितने पॉइंट्स के लिए? 9 के लिए। और सभी का ऑप्टिकल फ्लो वैल्यू क्या है, u एंड v वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या होगा, मैं ऐसे करके लिखूंगा आई एक्स, ये मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए ऐड करूँ, ये पहली पिक्सल फॉर एग्जांपल, वो नेबरहुड 9 3/3 का रीजन एक फ्रेम पे, 3/3 रीजन दूसरे फ्रेम पे, और उनकी u वैल्यू u प्लस आई वाई, यहां पे सॉरी पहली पिक्सल प्लस आई टी, ये भी कह दूं पहली पिक्सल के लिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसी तरह से दूसरे, हाँ जी, पॉइंट टू के लिए भी u सेम रहेगा ना, ठीक है, और यहां पे आई वाई 0.2 प्लस आई टी P2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। और इसी तरह से इस इक्वेशन को बढ़ाते जाएं जी, कहां तक? शाबाश, आई एक्स पी 9 यू प्लस आई वाई पी 9 प्लस आई टी पी 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, हमें u एंड v चाहिए, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस, यहां लिख देता हूं माइनस, यहां लिख देता हूं माइनस, ये 0 मिटा देता हूं। हाँ जी, एग्री करेंगे? ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन बन गई। अब हमारे देखें, हमारे पास 9 इक्वेशन है और 2 अननोन है, ठीक है। तो यकीनन हम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इसके बारे में आपने लीनियर अलजेब्रा कोर्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे जी? जी कैसे करें? इस फॉर्मुलेशन को मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखूं, देखें जरा, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, आई एक्स P1 इंटू आई वाई 1 वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखने लगा, आई एक्स P2 इंटू आई वाई P2 आई एक्स P9 आई वाई P9 इज इक्वल, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय u एंड v इज इक्वल टू माइनस आई टी P9 P1 आई टी P2 और इसी तरह से आई टी
9। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अच्छा जी, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये जस्ट लाइक समझे, इस वाली सारी मैट्रिक्स को मैं कह दूं ये मेरी क्या है, मैट्रिक्स ए, इसे मैं कह देता हूं ये है एक्स, या इसे मैं कह देता हूं यू। ठीक है, यू मेरा वेक्टर, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, इसे मैं कह दूं बी। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यू फाइंड करना हो तो कैसे लेते हैं, ए इनवर्स। लेकिन क्या इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बताएं जरा शाबाश। लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में ये इस मैट्रिक्स का क्या साइज है, जरा पहले ये देख लें जी। ए का साइज क्या है, 9/2। क्या ऐसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर बना लें तो फिर कर सकते हैं, तो फिर कैसे बनाए स्क्वायर इसे जी, कैसे स्क्वायर बनाए, तो हम ऐसे करने लगे हैं, ए का इनवर्स ले लूं, ए का ट्रांसपोज ले लूं, और इसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, और यहां पे मैं ए का ट्रांसपोज यहां पे मल्टीप्लाई करूं। देखें इसकी डिमेंशन, बी की डिमेंशन क्या थी, 9/1। ये क्या है हमारे पास, ये 9/2 है, तो ये क्या बचेगा 2/9। ये क्या बन जाएगा 2/9, और ये क्या आ गई 2/1। और हमें u एंड v चाहिए ना, तो वो हमें एक्चुअली फाइंड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी 2/2 मैट्रिक्स। अब फर्दर मैं इसे कैसे वैल्यूएट करूंगा, u इज इक्वल टू, अब देखें मैं अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए टी एंड ए बी। इस फॉर्मुलेशन को यूज करके हम, या जस्ट सिंपली समझे सूडो इनवर्स, याद है सूडो इनवर्स को यूज करें और आप जो है यू एंड वी की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा ये मैट्रिक्स कैसी है, जरा इसको, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर लें। देखिए जी, अब ये वाली मैट्रिक्स, ये ए ट्रांसपोज ए, ये मैट्रिक्स क्या है, इसके बाद, यानी कि अभी तो सॉरी, अभी तो हमने लिखी है ये ए, अभी हमने जो लिखी है ये क्या है ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको हमने, ए ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज क्या है जरा वो देख लें जी, ए ट्रांसपोज कैसी होगी जी, यहां क्या आएगा आई एक्स इंटू पी वन, आगे आई एक्स पी टू, एंड अप टू आई एक्स पी 9। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहां पे क्या आएगा आई एक्स, सॉरी 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 सॉरी, आई वाई, ये इसका इसका साइज होना है 9/2, सॉरी 2/9, सॉरी 2/9। ठीक है, दूसरी रो P1, हाँ जी, यहाँ पे आई वाई P2, आई वाई P9। ठीक है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जरा सिंप्लिसिटी के लिए ना जरा और चीजें कम करने लगा हूं। फर्स्ट क्या मैं कहता हूं, ये मेरी मैट्रिक्स 2/3 की थी, समझाने के जस्ट कैलकुलेशन आसान हो जाए, और ये मैट्रिक्स मेरी जो थी 3/2 की थी। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब इसके अंदर जस्ट 3 टर्म है, आई एक्स पी 1, आई एक्स पी 2, आई एक्स पी 3, और वाई पी 1, आई वाई पी, आई वाई पी 3। ये मेरी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, जो एक्चुअली थी 2/9 की, जिसे मैंने जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आपको इसके अंदर निकलता क्या है मैं वो दिखाना अगर आपको चाहूं। इस तरफ क्या है जी, आई एक्स, ये भी आई एक्स पी 1 जी, आई वाई पी 1, आई एक्स पी 2, आई वाई पी 2, आई एक्स पी 3, और आई वाई पी 3। जी शाबाश, अभी जस्ट इनको मल्टीप्लाई, इसके साथ हमें पता है यहाँ पे u है, और हमें पता है दिस इज इक्वल टू दिस फॉर्मेशन, और इसके अंदर भी अभी समझे 3 है।
3 पॉइंट्स हैं जस्ट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करें जी, क्या बनती है वैल्यूज जी, शाबाश, जल्दी जल्दी से करें, जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं है जी। क्या वैल्यूज बनी जी, क्या वैल्यू बनी? ये देखें जरा, ये रो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? इस वाले कॉलम के साथ, दिस इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन ना जी। क्या बना? आई एक्स पी वन प्लस आई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर लिख दूं, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, प्लस आई एक्स पी टू का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस आई एक्स पी थ्री का स्क्वेयर। सही है जी। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या होगा जी जी? हाँ जी, अब हम पहली को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां पे क्या आएगा? आई एक्स पी वन आई वाई पी वन, ठीक है। ये समझें कि है, मैं अभी मिटाने लगा हूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्लस आई एक्स पी टू आई वाई पी टू प्लस आई एक्स पी थ्री आई एक्स पी आई वाई पी थ्री, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से यानी कि ये दो टर्म आई, ये एक टर्म और दूसरी मेरी ये वाली टर्म, ठीक है। इसी तरह से यहां पे क्या आएगा जी? आई, देखें ये क्वेश्चन है, ये है 2/3 मैट्रिक्स और ये हमारी 3/2, आंसर क्या आएगा? 2/2, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे क्या आएगा? आई एक्स पी वन, अब हम करने लगे हैं इस वाली रो को इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना और यहां पे लिखने लगे हैं, ठीक है। आई एक्स आई वाई पी वन प्लस आई एक्स, कोई बात नहीं, वो उल्टा करके लिख लें, ठीक है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं। आई एक्स पी टू आई वाई पी टू प्लस आई एक्स पी थ्री आई वाई पी थ्री, ठीक है जी। और फिर इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहां क्या आएगा? आई वाई का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर ऑफ, ये पी वन है ये पी टू है, इसी तरह से आई वाई का स्क्वायर ऑफ पी थ्री। शाबाश, कुछ याद आ रहा है क्या बन रही है चीजें ये जी? ये 2/2 की मैट्रिक्स जी, ये क्या है? इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, समेशन आई एक्स का स्क्वायर, ये नेबरहुड एन लिख देता हूं, ठीक है। नेबरहुड से मुराद क्या? वो ये 3/3 का था ना, टोटल 9 नेबरहुड, तो ये समझे वो नेबरहुड आ गया। यहां मैं लिख दूं आई एक्स आई वाई, यहां मैं लिख दूं आई एक्स आई वाई, और यहां लिख दूं मैं आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली समेशन है ना। समेशन को मैं, यानी कि सभी पिक्सल को एक तरह की अहमियत देना को मैं गॉसियन वेटेड एवरेज के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। हाँ जी, कर सकता हूं। जस्ट लाइक मैं इसको ना यहां पे कन्वॉल्व कर लूं, ये जस्ट मैं जो दिखाना चाह रहा हूं अभी आपको, अगर कॉर्नर डायरेक्टर आपको याद है, शाबाश, तो ये 2/2 क्या मैट्रिक्स बनी है, बता सकते हैं ये क्या है? क्या नाम था इसका? दिस इज द स्ट्रक्चर टेंसर, ठीक है। अब जस्ट इसकी आइगन वैल्यू, वो बिल्कुल वही जो काम हमने पहले किया था कि इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करें, और जिस साइड पे ज्यादा वेरिएशन है, असल अब इस वाले देखें, अब इस वाली इक्वेशन को हम यूज करने लगे, ये समझे, ये वाली फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब किसी भी पिक्सल पे बैठे हुए आप किसी भी पॉइंट का ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना चाह रहे हो तो आपने करना क्या है, देखिए जरा। अब मैं इसको यूज करके दिखाने लगा, ये सारा कुछ जो भी किया ना यहाँ पे जरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, डिटेल से हमने यहाँ पे देख लिया है,
मैं जस्ट आपको इसका यूज़ दिखाने लगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ये फ्लो की फॉर्मेशन समझ आ गई। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा जी, अब ज़रा मैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, अच्छा जी, ए ट्रांसपोज ए मस्ट बी इन्वर्टेबल है ना जी हमारे केस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही है ना, डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम इसका। अच्छा जी, अब जरा देखें अब हम इस मैट्रिक्स की, ये ए ट्रांसपोज ए था ना, ये ए ट्रांसपोज ए था, इसको ही हमने वैल्यूड किया ना। इसके बारे में क्या है, मस्ट बी वेल कंडीशन। क्या मतलब, जब भी आपने ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए दोनों। ठीक है, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा, एक छोटा सा नंबर, वो छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, ऐसा समझ लें एक बड़ा नंबर, उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये है कंडीशन। आप देखेंगे ये वाली कंडीशन कैसी है, मेरा आपसे सवाल होगा, λ1 बड़ा हो λ2 से, बट λ1 बहुत बड़ा ना हो किससे, λ2। इसका क्या मतलब है? चलें दोबारा से, मैं इस बात को, मैं 3 कंडीशन वहां चेक की थी ना, दोबारा से बताने लगा। यानी कि इसी स्ट्रक्चर टेंसर की, इस वाली मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज ए, इस वाली मैट्रिक्स का हमने बेसिकली क्या फाइंड किया, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड किया। इसके अंदर ये सारी वेरिएशन छुपी हुई है। ठीक है, अब देखें जरा, अगर मैं कहूं लैम्डा 2/2 की मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब है आपके पास 2 आइगन वैल्यू आएंगी, 2 आइगन वेक्टर आएंगे। वो सारी बातें डिस्कस नहीं कर रहा, वो हमने बड़ी डिटेल से कॉर्नर एक्शन के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, अब जस्ट हम यूज करने लगे हैं। मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, λ1 लैम्डा लार्ज और लैम्डा स्मॉल। λ2 क्या है, लैम्डा स्मॉल है। λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर आएगा। λ2 के बारे में मतलब हमने देखा था, λ1 जो पहले वेक्टर है जिसके दरमियान जो क्या शो कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम वेरिएशन है। ठीक है, और λ2 उससे कम वेरिएशन, यही बात की थी ना। यानी कि आइगन वैल्यू हमें वेरिएशन बताती है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है u1 और u2 वो हमें डायरेक्शन बताते हैं। यही बात की थी ना। अब जरा बड़ी तवज्जो से, अब मेरा सवाल, λ1 और λ2 की वैल्यू बड़ी ही थोड़ी आई है, बहुत ही छोटी। कौन सा रीजन होगा जिसके अंदर ऑप्टिकल फ्लो है जी, फ्लैट रीजन, शाबाश। यानी कि वहां चेंज है ही नहीं। ठीक है, यानी कि फ्लैट रीजन के अंदर शुरू में मैंने कहा था ऑप्टिकल फ्लो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा जी, दूसरी एग्जांपल, λ1 बहुत बड़ा है λ2 से जी, नहीं, एज। ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर चेंज बहुत ज्यादा है, दूसरे के अंदर है ही नहीं, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज ही नहीं है। ठीक है, दिस इज एज। और कॉर्नर क्या होगा, जिसके अंदर तो हर डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगी। ठीक है, तो अब हम जरा यही बात अप्लाई, तो ये यही है बेसिकली, जस्ट लाइक अ कॉर्नर। ठीक है, अब जरा इसको देखें, जरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखें। ये मेरा एक फ्लैट रीजन था। ठीक है, अब मैं इस डिजाइन मैट्रिक्स से सारा कुछ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे ये बता देगा कि ऑप्टिकल फ्लो फाइंड किया है या नहीं किया, और कैसा है वो। आप इस वाले रीजन के अंदर आप अगर ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना चाहेंगे ना, तो इसके अंदर अगर आप इस वाली मैट्रिक्स को लें, ठीक है, λ1 और λ2 फाइंड करें, तो क्या दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू, दोनों डायरेक्शन के अंदर चेंज ना होने के बराबर। इसका मतलब क्या है, फ्लैट रीजन। ठीक है, बोथ आर वेरी स्मॉल, equations for all pixels in the windows are more or less the same, cannot reliably compute flow। यानी कि इस रीजन के अंदर हम ऑप्टिकल फ्लो कंप्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात, अगला रीजन कौन सा आ गया, ये एज वाला रीजन। बड़ी तवज्जो से देखना इस बात को प्लीज आप। इस रीजन का अगर λ1 और λ2 फाइंड करेंगे ना, तो वो ऐसा करके आएगा, एक के अंदर बहुत ज्यादा चेंज है, दूसरे के अंदर ये देखिए, ये डायरेक्शन है चेंज की। यानी कि हमने कहा चेंज किस तरह, एज है ना, इसका ग्रेडियंट कंप्यूट ग्रेडियंट किस तरफ होगा, ग्रेडियंट वेक्टर किस तरफ, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, वेरिएशन इस तरफ हो रही है, तो इस यहाँ पे क्या आएगी, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगी। ये डायरेक्शन, ये समझे, ये डायरेक्शन है, ये वो वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज है, और λ2 बता रहे हैं कितनी चेंज है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा वेक्टर हमें पता है, दोनों जो है ऑर्थो गोनल वेक्टर हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
और दूसरा वेक्टर इस तरफ है और वहां पे लैम्डा 2 की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये एज है। तो यहां पे भी आप याद है एज पे हम कौन सा वाला ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जस्ट नॉर्मल। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्टिकल फ्लो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर अपर्चर प्रॉब्लम की वजह से वो हमें नजर ही नहीं आ रहा चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो अगेन जी ये वाली बात आ गई। तीसरा, अब कोई इस तरह का टेक्सचर है तो यहां पे हम ऑप्टिकल फ्लो सही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन के अंदर चेंज है। ठीक है, तो ये बना बातें थी ऑप्टिकल फ्लो के हवाले से बेसिक। अब थोड़ी सी इसके अंदर और एडिशन करने लगा हूँ चीज़ें, वो क्या है, अभी तक हमने बात की है कि वो थोड़ी सी चेंज हो, एक पिक्सल दूसरे इमेज के अंदर वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रही हो तो उसका ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ये जो चेंज है ये ज़्यादा हो, मतलब 1000 ऑफ पिक्सल्स 100 ऑफ पिक्सल्स हैं, तो फिर क्या करेंगे आप। तो अगेन जो आइडिया क्या यूज़ करना है उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके ना, इसको मैं थोड़ा सा तेज बता देता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसको बारे में हम थोड़ी सी आगाही जरूर ले लें। आइडिया क्या है, लार्ज मोशन को कैसे हैंडल करते हैं, कोर्स टू रिफाइन एस्टिमेशन के साथ। वो आइडिया क्या है कि आपका ये इमेज है ना, फर्स्ट किया 1000 बाय 1000 का है, तो इसको क्या कर लें आप, सब सैंपल कर लें। ठीक है, इसको इसका साइज छोटा कर लें, क्या कर लें 500 बाय 500, और इसके ना देखें बड़ी तवज्जो से देखिएगा 500 बाई 500 का, यानी कि इमेज छोटा है लेकिन बड़ा करके आपको दिखाया जस्ट। ठीक है, इमेज मजीद उसे छोटा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे और छोटा नजर आया, इससे और छोटा, अनटिल कि बहुत ही छोटा इमेज हो जाए। क्या मतलब, दो इमेजेस के दरमियान जो चेंज है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ना, वो 1 पिक्सल की हो या 2 पिक्सल तक हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी कि ओरिजिनल इमेज के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो 100 पिक्सल का था, ऑप्टिकल फ्लो वेक्टर जो था 100 पिक्सल का था, लेकिन जैसे ही सब सैंपलिंग करते गए तो यहां पे बेसिकली क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, वो 1 पिक्सल लेवल पे आ गई। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी कि एक पॉइंट यहां से यहां 100 पिक्सल थी, लेकिन जब आपने इसको छोटा किया, जो कि बड़ा करके वैसे आपको दिखाया ना, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो चेंज है ना, ये जस्ट 1-2 पिक्सल की आ गई। अभी जो हमने लुकास कनाडे एल्गोरिथम पढ़ा है वो अप्लाई कहाँ पे, उसकी कंस्ट्रेंट है ना कुछ, कि वो जस्ट छोटे रीजन के अंदर देखे ना, जो टेलर सीरीज अभी अप्लाई हमने की है वो उसकी कंस्ट्रेंट थी ना, 3 अजम्पशन डिस्कस की थी ना। दूसरी अजम्पशन क्या थी बेसिकली, वो यही था कि जो चेंज है ना, डिस्प्लेसमेंट है, बड़ी छोटी सी है, तो बड़ी डिस्प्लेसमेंट हो अगर आप, तो वो ये एल्गोरिथम काम नहीं करता जो पढ़ा है अभी हमने। मैं अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसे हैंडल किया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लॉस नहीं होगी, अभी आप देखेंगे जी। रेजोल्यूशन वाइज कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको पिक्टोरिकली तो एक साइज का दिखाया, लेकिन असल में क्या है, वो छोटा होता गया साइज। ठीक है, अब देखें जरा, अब ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, कोर्स टू रिफाइन। हाँ जी उसामा, ये आपके काम के रिलेटेड है सारा कुछ। कोर्स टू रिफाइन एस्टिमेशन, वो जो छोटा इमेज था ना, टाइम टी पे और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे, अब इनके दरमियान आपने ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है बाय यूजिंग लुकास कनाडे एल्गोरिथम जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जो क्या करता है, हाँ थोड़ी सी चेंज को आइडेंटिफाई कर लेता है बड़ी अच्छी तरह से, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो फाइंड कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना है इस एल्गोरिथम, वेरी इंटरेस्टिंग। अगले लेवल पे हमने मल्टीपल लेवल पे गए हैं ना। ठीक है, प्रीवियसली आपको सारे लेवल दिखाए हैं, तो शुरू कहां से करना है आपने, कोर्स से। क्या सबसे छोटा जो है ना इमेज, उसका ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है, वो हम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 2 पिक्सल का है या 1 पिक्सल का है। अगला लेवल आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या, यहां पे मैंने ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इस वाले ऑप्टिकल फ्लो को लें, ठीक है, अप्लाई करें इस वाले ओरिजिनल इमेज पे जो इससे बड़े स्केल का था, और उसको अप्लाई करने के बाद ना देखें, जैसे मैं मुझे ये पता हो दो इमेजेस के दरमियान, बड़ी तवज्जो से, ये मेरा इमेज है और ये मेरा इमेज है, और मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया कि ये है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दूसरे इमेज के अंदर यहाँ पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनल इमेज के अंदर यहाँ पे था, इस इमेज के अंदर यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस पॉइंट को पीछे मूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। यानी कि ये मुझे पता चल जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अप्लाई करूंगा इसकी हर पिक्सल पे,
तो ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो ये दोनों इमेजेस कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट यही बताता है ना कि ये पिक्सल इस इमेज पे यहाँ पे, अगले इमेज पे यहाँ चली गई। अब मुझे पास वो डिस्टेंस वेक्टर आ गया, अब मैं वो डिस्टेंस वेक्टर लूंगा और उस इंटेंसिटी वैल्यू पे अप्लाई कर दूंगा और कहूंगा उतनी पोजीशन पीछे चली जाओ, तो पीछे चली जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? तो यही काम हमने यहाँ पे किया, ये ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर लिया था हमने। इस प्रीवियस लेवल पे जो ऑप्टिकल फ्लो फाइंड किया है ना, उससे अप्लाई किया है। बेसिकली जो क्या होगा, हर पिक्सल का होगा, हर पिक्सल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जिसको हमने अप्लाई कर लिया किसके ऊपर, इस वाले इमेज के ऊपर, और इसे वार्प कर दिया। यानी कि वार्प करने से हमारा ये ऑप्टिकल फ्लो अप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला इमेज तकरीबन वैसा ही बनने की उसके करीब करीब आ गया जो ये वाला इमेज था। क्या मतलब, अब ये दो इमेज जो है ना तकरीबन करीब करीब आ गए हैं, यानी कि वही पॉइंट जो यहाँ पे दूर दूर थे ना वो करीब आ गए, ये दोनों तकरीबन करीब करीब है। मेरी बात फॉलो करेंगे नहीं? दोबारा से इस बात को, यहाँ मैं सबसे छोटा जो साइज का इमेज था इसका ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर लिया। ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करने से मुराद क्या, इसका इमेज है 25x25 का, ठीक है, ये भी 25x25 का था। अब इसके 25x25 की जितनी भी पिक्सल बन जाए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 625। 625 पोजीशन पे मेरे पास ऑप्टिकल फ्लो आ गया हर पिक्सल का, ठीक है। अब मैंने ये जो ऑप्टिकल फ्लो मैंने फाइंड कर लिया ना, अब मैं अब ये मेरा पिक्सल साइज बड़ा है, ठीक है ना। अब मैंने सम होना इस ऑप्टिकल फ्लो को ना इन वैल्यू को देख के ना सभी वैल्यू पे मैप कर ले। मतलब क्या, ये 25x25 साइज का ऑप्टिकल फ्लो था ना, इतनी पिक्सल का, उसको मैंने रीसाइज कर लिया, यानी कि वही वैल्यू को तकरीबन करीब करीब जो वैल्यू थी ना, जस्ट लाइक बाइलिनियर इंटरपोलेशन जैसे हम कह रहे थे ना, कि उसको फैला दिया कैसे करके कि ये जो 50x50 का ना, ये जो ऑप्टिकल फ्लो का साइज भी हो जाए, क्या हो जाए, 50x50 का हो जाए। यानी कि जो यहाँ वैल्यू पड़ी है वो साथ भी आ जाए, जो यहाँ वैल्यू पड़ी थी वो भी साथ आ जाए, ऐसे करके ना इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट कर लिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, ये सारी डिस्प्लेसमेंट पड़ी है वैल्यूज, ठीक है। ऐसा मैंने एक मैट्रिक्स है जिसकी डेप्थ 2 है, हर पॉइंट के ऊपर 2 वैल्यूज पड़ी हैं। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक एलिमेंट के अंदर 2 वैल्यू पड़ी है, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन। ऑप्टिकल फ्लो यही है ना, ठीक है। अब मैंने उसे सम हो किसी तरह से इसके ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये वाला इमेज वैसा ही तकरीबन बन गया जैसा ये वाला इमेज था, तकरीबन करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं होगा यकीनन, ठीक है, कुछ फर्क होगा, कुछ पिक्सल सही तरह से मूव नहीं हुई होंगी या कुछ करीब करीब होंगी, ठीक है। हम चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन उससे कुछ करीब आ जाए, क्योंकि करीब आने से क्या होगा, अब इन दोनों इमेजेस के अंदर जो पॉइंट्स का आपस में फर्क है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगेन दोबारा से वही 2, 3, 4 पिक्सल का फर्क होगा, जिसके ऊपर हम लुकास कनाडे एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो अब लुकास कनाडे अप्लाई नहीं कर सकते हम, यही पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो फिर वो हम अप्लाई करेंगे, तो वो हम जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से हम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को ना बार बार रिपीट करना है। ये देखें जरा, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर लिया, इसको प्रीवियस ऑप्टिकल फ्लो के साथ कुछ ऐड कर दे, थोड़ा सा रिफाइन हो जाए, ये ऑप्टिकल फ्लो फिर रिफाइन हो जाए, और अल्टीमेटली इसे आपने आखिरी इमेज के ऊपर भी ना, आखिरी जो फुल स्केल वाला इमेज था उसे भी अप्लाई करना है। ऐसा करने से बाद आपके पास ये ऑप्टिकल रिफाइन हो गया, ठीक है। तो कोर्स टू रिफाइन एस्टिमेशन वाला तरीकाकार क्या करता है कि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी है ना इमेजेस के दरमियान, तो देन उनके दरमियान भी आप ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जस्ट मैं अब एक तो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये शुरू में भी आपको दिखाया, ये देखें ऑप्टिकल फ्लो नजर आ रहे हैं आपको, ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रही है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये समझ आ रही है बात? इसके अंदर वो वेक्टर शो हुए हैं, जस्ट लाइक कि इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी टॉपिक जस्ट ना, ये मैंने आपको बताया, ये जस्ट एक ब्रेक ले रहे हैं, मैं ज़रा उन्हें बता दूं, जस्ट वो एग्जाम वाले स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स को, वो क्लासिकल अप्रोच हम डिस्कस की, इट्स वेरी फाइन, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बड़ी सारी लाइब्रेरी के अंदर मैं इंशाल्लाह शो भी करता हूँ कहाँ पे आप वो लाइब्रेरी मिल जाएंगी जहाँ पे लुकास कनाडे एल्गोरिथम है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एल्गोरिथम उसके बारे में बताता हूँ आपको।
अच्छा जी, ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इंतहाई आसान आइडिया, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, कोई थ्योरम नहीं है, जस्ट डाटा चाहिए। ये एल्गोरिथम आपको नजर आ रहा है, आर्किटेक्चर समझ आ रही है किस तरह का आर्किटेक्चर है, क्या है, कैसे है, शक्ल बताएं जरा देख के, क्या नजर आ रहा है, ये क्या है? हाँ हाँ, ये क्या है, शक्ल क्या बता रही है, किस तरह का? हाँ, इसको क्या नाम देते थे? ऑटो इनकोडर, जस्ट लाइक ऑटो इनकोडर। ऑटो इनकोडर की वेरिएशन, यूनिट की तरह की चीज है, जस्ट लाइक ऐसे ही समझे। ठीक है, सेगमेंटेशन की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, या फीचर एक्सट्रैक्शन की जब हमने बात की, उस दौरान भी यूज़ किया। और मैंने आपको कुछ बच्चों को ने जो काम किया, मैंने मेरा शेयर किया आप लोगों से, देखा जी उनका काम। ठीक है, तो अस्यूम करता हूँ मैं ऐसा ही कुछ आपका प्रोजेक्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा ये आप जरा देखिएगा, करना क्या है आपको, हमें इनपुट क्या चाहिए, 2 इमेज, और इन 2 इमेज के लेबल्स। लेबल क्या होंगे, लेबल क्या होगा, लेबल क्या होगा इसका? ये 2 इमेजेस हैं जिनका ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है, जिनके दरमियान ना जी, लेबल क्या होगा? नहीं ना, लेबल क्या होगा इसका? यही जो फाइंड किया है, ऑप्टिकल फ्लो, यानी कि हर पिक्सल का ऑप्टिकल फ्लो वेक्टर। सही है, बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है ना हमने, वो वेक्टर बेसिकली, इसका मतलब है बड़ी सारी एफर्ट है। समझ आ रही? हर पिक्सल लेवल पे आपने देखना है हाँ कितनी चेंज आई दूसरी इमेज के अंदर ना, दूसरे यानी कि पहले इमेज के अंदर ये पिक्सल दूसरे इमेज के अंदर कहाँ चली गई, उसकी कोरस्पॉन्डेंस बेसिकली आपने फाइंड करनी है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, डाटा सेट आज की दुनिया के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, किटी डाटा सेट है एक बड़ा मशहूर मरूफ, जिसके अंदर ऑप्टिकल फ्लो फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी यूज़ किया, कैसे करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और मैंने डाटा सेट नहीं बनाया। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी बनाई मैं अभी आपको बताता हूँ। चलें, ये बात समझ आई जी, ये मेरे पास 2 इमेजेस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल फ्लो मेरे पास है। अब मैंने करना क्या है, इस मैं 2 इमेज दूंगा। ठीक है, और ये मुझे क्या आउटपुट देगा, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्टिकल फ्लो होंगे हर पिक्सल के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और मुझे उसे कंपेयर करना है किसके साथ, जो मेरा लेबल है, इस पर मुझे ट्रेन करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके काफ़ी वर्जन हैं, जैसे मैं आपको आसान, सबसे पहले यानी कि इसी पेपर के अंदर ना इन्होंने डिफरेंट वर्जन डिस्कस किए हैं इसके। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्या है, आपने जस्ट ना ऑटो इनकोडर को यूज़ कर ले। ठीक है, और रिफाइनमेंट नेटवर्क से मुराद समझें डिकोडर पार्ट। ठीक है, और ये स्किप कनेक्शन ऐसे समझें जैसे हमने यूनिट की बात की थी, उसके अंदर स्किप कनेक्शन, जैसे रेजोनेंट की बात की वैसे ही समझें स्किप कनेक्शन यूज हो रहे हैं। इससे बेहतर वर्जन उन्होंने कहा है वो कौन सा है कि हम ना इस प्रीवियस आ जाए दोबारा से। इस नेटवर्क के अंदर क्या है कि दोनों इमेजेस जो है ना, दोनों इमेजेस, ये आपको नजर आ रहा है 6 लिखा नजर आ रहा है। 6 से क्या बना दे, एक आरजीबी इमेज है तो डेप्थ नंबर ऑफ चैनल कितने हैं, 3 है। 2 इमेजेस हों तो कितने होंगे, डेप्थ 6। दोनों को कंकैटिनेट करके सेंड किया था। उन्होंने कहा इससे बेहतर रिजल्ट नहीं आए। पेपर पढ़ सकते हैं आप, पेपर मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा आपसे। दूसरा पेपर, दूसरी मॉडिफिकेशन, 2 डिफरेंट ब्रांच बनाए, एक को एक इमेज दें, दूसरे को दूसरा इमेज दें, कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगाएं, अप्लाई करें, फीचर एक्सट्रैक्ट करें दोनों के, दोनों इमेजेस के, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड कर लें दोनों की, कोरिलेशन फाइंड करें। कोरिलेशन समझ आ रहा है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन याद आ रही है, कोरिलेशन की बात की थी हमने। क्या मतलब, दोनों इमेजेस के अंदर आप ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से कोई पैच एक पे से उठाएं और उसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, क्या मतलब कॉन्वोल्यूशन पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते जाए। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे उन्होंने कोरिलेशन की एक लेयर ऐड कर दी, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जिसका नाम फ्लो नेट कोर रखा, उन्होंने कोरिलेशन की लेयर ऐड कर दी जो सिमिलैरिटी फाइंड कर रही थी दोनों इमेज के दरमियान। याद है ना, कोरिलेशन बेसिकली क्या है, जस्ट फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन 2 इमेजेस। और अगर मैं ऑप्टिकल फ्लो 2 इमेज के अंदर फाइंड करना चाह रहा हूं तो दोनों इमेजेस तकरीबन एक जैसे ही होंगे, एक ही सीन के होंगे, और थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी जस्ट लाइक फाइंड उन्होंने की। उसके बाद फिर वही कॉन क्लियर और ये डिकोडर इनकोडर पार्ट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और ये फीचर आ गए जिसकी डेप्थ 1024 थी। ठीक है, इसके बाद डिकोडर पार्ट, रिफाइनमेंट नेटवर्क से डिकोडर पार्ट आ गया। ठीक है, डिकोडर पार्ट क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पे वही कोरिलेशन ऑपरेशन दिखाया कि कैसे आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं।
डिकोडर पार्ट के अंदर क्या है, अप सैंपलिंग। ठीक है, अप सैंपलिंग के लिए बाइलिनियर इंटरपोलेशन हमने पढ़ी, अनपूल पढ़ा। ठीक है, समझ आ रही बात। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। आई थिंक इसने अपने पेपर के अंदर शो किया कि हमने बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूज किया। काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा, पेपर के अंदर उसने बताया कि हमने इस तरह, तो अपस्केलिंग करते गए। ठीक है, तो इस तरह से देखें जरा, एक और काम इसने किया कि हर वॉल्यूम जैसे अपस्केल किया बाय यूजिंग आइडिया डीकॉन या बाइलिनियर इंटरपोलेशन अपस्केल किया, तो उसने ना यहां से प्रेडिक्शन भी करवाई। क्या मतलब, इस वॉल्यूम के ऊपर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और जस्ट प्रेडिक्ट कराया क्या आउटपुट आती है, और उसको कंसिडर किया दिस इज ऑप्टिकल फ्लो एट स्मॉल स्केल। अच्छा, उसने क्या किया कि अगली स्केल के अंदर ना उसको अपसैंपल करके इसके साथ कनकैटिनेट कर दिया, और फिर यहां से प्रेडिक्शन भी कराई। यहां पे भी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा कि जस्ट लाइक मैं प्रेडिक्शन कराऊं क्या आ रही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना इज जस्ट लाइक रिग्रेस करनी वैल्यू, जस्ट सी कंप्यूट करना, कोई उस पर एक्टिवेशन अप्लाई नहीं करने की जरूरत। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, दिस इज रिग्रेशन लाइक प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड, और अगेन ऐसे ही करते गए, और अल्टीमेटली यहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्शन कर, जो भी इनपुट में साइज था उसी साइज की प्रेडिक्शन कर। लेकिन इंतहाई आसान सा एल्गोरिथम, जस्ट लाइक ऑटो एनकोडर नजर आ रहा है आपको, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जस्ट स्किप एक्शन का आइडिया या प्रीवियस लेयर्स को ऐड करने वाली बात थी, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उसके साथ रिजल्ट कैसे आए ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको अभी मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया एरो के साथ शो करते हैं लोग। अब यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो को एरो के साथ शो नहीं करते, कलर के साथ शो करते हैं, कलर इनकोडिंग के साथ शो करते हैं। वो कैसे करके, अगर वेरिएशन बहुत थोड़ी है ना तो कलर आपको व्हाइट सा नजर आएगा, जस्ट लाइक इसका जो सेंटर है। अब बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फ्लो ना इस तरफ था, कोई पिक्चर इमेज के अंदर पिक्सल इस तरफ थी, पॉइंट यहां पे था, तो अगले फ्रेम के अंदर वो इस तरफ मूव हो गया, वो यहां मूव हो गया यहां करके। ठीक है, देखें वो जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, अपर्चर प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो फ्लैट रीजन कोई मसला नहीं, सारी चीजें ये हैंडल कर लेगा खुद ही, बस डाटा ज्यादा चाहिए और ये लर्न कर लेगा हर चीज। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिए पॉइंट यहां पे चला गया, तो अब ये क्या ऑप्टिकल फ्लो कैसा नजर आएगा, इस कलर का नजर आएगा। क्या कलर होगा, ये डार्क ब्लू सा। अगर फर्ज किया मैंने कि मोशन ज्यादा है ना, मोशन ज्यादा है तो एरो बड़ा आता है ना, जैसे प्रीवियसली दिखाया था एरो का, एक तो आपको डायरेक्शन दिखाई थी, दूसरा एरो का साइज भी दिखाया था। एरो का साइज प्रीवियसली जो साइड के अंदर एरो का साइज ये बताया था ऑप्टिकल फ्लो कितना है। ठीक है, और डायरेक्शन बता रही है किस डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पे बेसिकली दो चीजें हैं, जितना कोई कलर डार्क होगा ना इसका मतलब है फ्लो ज्यादा है। ठीक है, और कलर जो है ना बेसिकली वो बताएगा इस डायरेक्शन के अंदर है। जैसे मतलब कहूं ये ब्लू है ना, ब्लू है इसका मतलब इस तरफ फ्लो है, इस तरफ फ्लो है, इस तरफ फ्लो है। अगर फ्लो ज्यादा है तो वो डार्क कलर आपको नजर आएगा, अगर फ्लो इस तरफ है ना तो आपको ग्रीन कलर नजर आएगा, अगर फ्लो इस तरफ है ना तो ये ऑरेंज सा कलर नजर आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे उसने अपने पेपर के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ कंपैरिजन करके उसने दिखाया। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा एप्लीकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, बस लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। देखें जी, मैं ट्रैकिंग करना चाह रहा हूँ, तो अगेन बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो मैं ट्रैक कर सकता हूँ ना। मैंने एक फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है। अब अगले फ्रेम के अंदर दोबारा से मैं देखूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। दोनों को दरमियान मैं कोरस्पोंडेंस फाइंड कर लूँ, जस्ट फाई का ऑप्टिकल फ्लो, तो जस्ट मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। जस्ट मैं अगेन एक इमेज के अंदर जस्ट इसको और सिंपली मैं जस्ट एक पर्सन को डिटेक्ट करूं, ठीक है, और दूसरे इमेज के अंदर भी वो पर्सन है, मुझे पता चले कि कहां पे करके है, तो इनका जस्ट मैं ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करता जाऊं, तो मैं इस ऑप्टिकल फ्लो को यूज करके मैं ट्रैक कर सकता हूं। ठीक है, जस्ट लुक अनदर एग्जांपल, ये मेरे असल में काम के रिलेटेड है। तो क्या है, मेरे पास दो इमेजेस हैं, ये यहाँ पे गाड़ी है, ये थोड़ा सा मूव हुई गाड़ी है, यहाँ पे पीछे है, यहाँ से मेरे आगे है। मैंने क्या फाइंड करना है कि ये गाड़ी कितना आगे मूव हो गई, जस्ट लाइक ऑप्टिकल फ्लो जैसे आपको नजर आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर ऑप्टिकल फ्लो फाइंड हुआ मेरे। इस ऑप्टिकल फ्लो को मैं यूज करके इस इमेज को इसके ऊपर वार्प कर सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ। यही काम मैंने अपने काम के अंदर इमेज अलाइनमेंट के अंदर, कि मेरे पास ये गाड़ी सुबह इमेज लिया था, ये शाम को इमेज लिया, लेकिन जब मैंने कैप्चर किया तो मैं एग्जैक्ट व्यू पॉइंट वही नहीं था, थोड़ा सा मॉडिफाइड था।
ठीक है। तो अब बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो, बेसिकली सम ऑप्टिकल फ्लो, लेकिन मैंने उसके अंदर और चेंजेस भी की, वो क्या मैं लेटर ऑन आपको बताता हूँ। अब देखिए ये इमेज आपको नजर आएगा, ये पहला इमेज है, दूसरा इमेज है। अब ये देखिए दूसरा इमेज बिल्कुल इसके अलाइन है, ये इमेज और ये इमेज दोनों अलाइन है। ये पहला इमेज है, दूसरा इमेज है। इन दोनों के दरमियान ऑप्टिकल फ्लो यूज किया और इस ऑप्टिकल फ्लो को यूज करके मैंने इस वाले इमेज को वार्प कर दिया। ये अब इमेज दोनों तकरीबन आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, इमेज अलाइनमेंट है, ठीक है। ये अब असामा का काम है, इंशाल्लाह ये करेगा। तो ये बेसिकली अब मैंने इसके अंदर ना बेसिकली जो प्रॉब्लम ये हम बात कर रहे हैं, जो फ्लो नेट के अंदर था डाटा सेट बहुत बड़ा चाहिए था, मैंने डाटा सेट नहीं बनाया। मैंने क्या किया है, मैंने गैन्स की अप्रोच को यूज़ किया। साइकिल गैन मतलब मैंने एक नेटवर्क यूज़ किया, बट तो सुनिएगा, मैंने एक नेटवर्क यूज़ किया जिसका नाम था लाइट फ्लो, ठीक है जी। लाइट फ्लो, इस फ्लो नेट है ना, एक उससे बेहतर वेरिएंट था जिसका नाम था लाइट। वो ट्रेन था एक बहुत बड़ा डाटा सेट पे, किटी डाटा सेट पे वो ट्रेन था। मैंने क्या किया, उसे फाइन ट्यून किया अपने डाटा सेट पे, लेकिन कैसे करके किया, वो साइकिल गैन की अप्रोच को यूज करके किया। वो गैन क्या है या साइकिल गैन क्या है, इंशाल्लाह इसकी बात मैं अगले हफ्ते आपसे करूंगा, ठीक है। यानी गैन और लाइट फ्लो दोनों को मिक्स करके मैंने यूज किया और फाइन ट्यूनिंग की। ऐसा करने से मैंने दोनों इमेज को अलाइन कर दिया विदाउट प्रिपेयरिंग एनी डाटा सेट। तो ये असल काम ये था कि अनसुपरवाइज्ड वे से आप किसी तरह से इमेज को अलाइन करें। दिस अ स्टेट ऑफ आर्ट वर्क बेसिकली ना, ठीक है, जो कि अभी इंशाल्लाह होएगा, उसामा जब कर लेगा पब्लिश, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए और भी एग्जांपल। सेगमेंटेशन, मैं जस्ट देखना पहले इमेज के अंदर यहाँ पे है, दूसरा इमेज मेरा यहाँ पे है। मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो फाइंड, यानी कि यहाँ पे ये गाड़ी है ना, जस्ट वो वाला रीजन मुझे नजर आए, बाकी सारा कुछ ही क्या हो जाए, डार्क हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगेन ऑप्टिकल फ्लो की इन्फॉर्मेशन को यूज करूंगा। ये मैं यहाँ पे है, इसका ऑप्टिकल फ्लो मेरे पास है। इसके अलावा कोई भी ऑप्टिकल फ्लो हो या कोई भी और चीज हो, उसे मुझे क्या करना है, उसे इग्नोर करना है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। स्पीड वायोलेशन कंप्यूट कर सकते हैं कि नहीं, अगेन बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो। अगर वो ऑप्टिकल फ्लो की डायरेक्शन बड़ी है, तेज है, वो एक खास एक्सपेक्टेशन से ना, एक खास लिमिट से, तो उसको वार्न कर दें, ठीक है। तो ये इंतहाई शानदार एप्लीकेशन, और ये क्या ही बात एप्लीकेशन है। ये देखें जरा, क्या आप पूरे फेस के ना डिफरेंट जो फीचर है उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, लिप्स की मूवमेंट क्या है। तो अगेन ये इंतहाई शानदार आइडिया है। तो इसके बारे में अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहें तो बड़ी शानदार चीज़ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ऑप्टिकल फ्लो यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से ये गेम्स जिसके अंदर फ्लो बेस्ड प्लेयर इंटरेक्शन के हाथ की मूवमेंट्स ना, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर मैं ऐसे हाथ मूव करूं तो एक अस्यूम ऑब्जेक्ट वो उस डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाह रहा है। अगेन क्या यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फ्लो यूज है ना। यहाँ पहले फ्रेम के अंदर मेरा हाथ यहाँ पे है, दूसरे के अंदर यहाँ पे, इसका मतलब है ऑप्टिकल फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो मैं कहूँ जो भी मेरा अस्यूम ऑब्जेक्ट है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव हो, अगेन बाय यूजिंग द आइडिया ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और भी बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे। और रीडिंग मटेरियल ये है, यहाँ पे काफ़ी सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल फ्लो के बारे में रिलेटेड हैं। और इसी तरह से कुछ आपको मैं और भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा गिटहब पे कोड, जो आप जैसे लाइट फ्लो नेट है या जैसे फ्लो नेट था, ठीक है। इसके अलावा और भी बेतहाशा हैं जिनको यूज़ करके आप ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। कोई सवाल है तो कर लें।